कहानी की शुरुआत 18वीं शताब्दी के जापान से होती है, जहां शोटोकु नामक एक शक्तिशाली राजवंश का शासन था। लेकिन उसी समय यहां पर एक ऐसा खतरा उभरा जिसने पूरे देश की किस्मत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। दरअसल एक रहस्यमयी बीमारी जिसका नाम रेड फेस पॉक्स था, वो अचानक पूरे जापान में फैलने लगती है। और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ये बीमारी सिर्फ पुरुषों को ही अपना निशाना बना रही थी। मौत का ये साया इतना खतरनाक था कि हर 10 में से 8 पुरुष इसकी चपेट में आकर मर रहे थे, जिसके कारण पुरुष जनसंख्या में भारी गिरावट आ जाती है। यहाँ तक कि हालात ऐसे हो गए थे कि हर 4 महिलाओं पर अब सिर्फ एक पुरुष ही बचा था। इसके बाद सभी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक पद जो पहले पुरुषों के पास थे, वो एक एक करके महिलाओं के पास चले गए। और देखते ही देखते इस बीमारी ने पूरे देश की दिशा बदल कर रख दी। अब पुरुषों की संख्या कम होने के बाद समाज की तस्वीर ही बदल गई थी, क्योंकि अब परिवार का पेट भरने से लेकर भारी भरकम काम करने तक की हर जिम्मेदारी महिलाओं के कंधों पर आ चुकी थी। वहीं पुरुषों की स्थिति बिल्कुल उल्टी थी। उन्हें अब खजाने की तरह मानकर घर में सुरक्षित रखा जाता था। उनसे बस इतनी ही अपेक्षा थी कि वो अपना ध्यान रखें, सुंदर दिखें और उन महिलाओं को अपना बीज बेचें जो बच्चा पैदा करना चाहती थीं। धीरे धीरे पुरुषों की गिनती लग्जरी आइटम्स में आने लगती है, जिन्हें सिर्फ अमीर परिवारों की महिलाएं ही खरीद सकती थीं। लेकिन हर पुरुष इतना कीमती नहीं था, क्योंकि गरीबी से जूझ रहे कई लड़के अपने परिवार के लिए पैसे कमाने के लिए वेश्यावृत्ति तक करने को मजबूर थे। इसी समाज में मिजुनो परिवार भी 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए संघर्ष कर रहा था। इसी परिवार में एक यंग और बेहद सुंदर लड़का यूनोशिन भी था। यूनोशिन को ना तो लग्जरी में कोई दिलचस्पी थी और ना ही सजने धजने में। अगर उसे किसी चीज का जुनून था तो वो थी सिर्फ तलवारबाजी, जिसमें उसका एक महान योद्धा बनने का सपना था। लेकिन इतनी गरीबी के बावजूद भी उसकी माँ ने कभी भी उसे वेश्यावृत्ति की तरफ बढ़ने की सलाह नहीं दी। वह हमेशा उसे इस गंदे रास्ते से दूर रखना चाहती थी, चाहे उनके घर में खाने को एक दाना भी क्यों ना हो। यूनोशिन अपनी माँ के इस फैसले के लिए उनका दिल से आभारी था और वो अपनी माँ से बेहद प्यार करता था। जहाँ दूसरी तरफ पुरुष अपना अधिकांश समय मेकअप और महंगे कपड़ों में बिताते थे, वहीं यूनोशिन अपनी तलवार के साथ पसीना बहाता था। वो सिर्फ एक बेहतरीन तलवारबाज ही नहीं था, बल्कि उसकी पहचान एक अच्छे इंसान के रूप में भी थी। क्योंकि जब कुछ महिलाएं बच्चे पैदा करने के लिए बेताब होती थीं, तो यूनोशिन बिना किसी लालच के उनकी मदद करता था। जिसके बाद कई रईस लड़कियां एक एक करके यूनोशिन के घर उसका हाथ मांगने आती है, लेकिन वो सभी को साफ शब्दों में इनकार कर देता है और अपनी माँ से उसकी बहन के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने को कहता है। दरअसल यूनोशिन के मन में किसी और के लिए जगह थी, जिसे वो बचपन से जानता था, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी दोस्त ओनोबु थी। ओनोबु एक अमीर परिवार से थी और यही चीज उन दोनों के बीच एक बड़ी दीवार भी थी। दीवार अमीरी और गरीबी की। यूनोशिन की कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो ओनोबु से जाकर अपने दिल की बात कह सके। वो सिर्फ उसे दूर से ही देखकर खुश होता था और कभी उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम यूनोशिन को अपने परिवार को यहाँ बताते हुए देखते हैं कि अब उसने ओकू में शामिल होने का फैसला कर लिया है। ओकू ज्वाइन करने के लिए उसे महल के उस अंदरूनी हिस्से में रहना होगा जहाँ रानी की देखभाल करने वाले लोग रहते हैं। वो ये कदम अपने परिवार के पैसों की परेशानी दूर करने और ओनोबु से थोड़ा दूर रहने के लिए उठा रहा था। ओकू में लोगों को खूबसूरत दिखने और रानी का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए ट्रेन किया जाता था। इस रानी को ही लेडी शोगन कहा जाता था। ओकू में जाने से पहले यूनोशिन ओनोबु से मिलने जाता है, जो कि उसे ओकू में शामिल होने के लिए मना करती है, क्योंकि उसे डर था कि इससे उनका रिश्ता पूरी तरह से खराब हो जाएगा। लेकिन यूनोशिन ने अपना मन बना लिया था। इसके बाद यूनोशिन किले में पहुंचता है और ओकू के ऊंचे पद वाले सदस्य मात्सुशिमा से गिड़गिड़ाकर विनती करता है कि उसे भी ओकू में शामिल कर लिया जाए। शुरुआत में तो मात्सुशिमा थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन आखिरकार वो मान जाता है। अब मात्सुशिमा यूनोशिन को पूरे ओकू का दौरा करवाता है और उसे साफ शब्दों में बताता है कि अगर उसे यहाँ पे रहना है तो उसे सबसे निचले दर्जे से शुरुआत करनी होगी। उसका काम होगा ऊंचे दर्जे के पुरुषों की साफ सफाई करना, उनके कपड़े और सामान का ध्यान रखना। मात्सुशिमा उससे ये भी कहता है कि अगर यूनोशिन ने अपनी सेवा, मेहनत और निष्ठा साबित कर दी तो धीरे धीरे उसे भी ऊंचे पद पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। यहीं पर हमें बेहद चौंकाने वाली एक बात पता चलती है कि मौजूदा लेडी शोगुन अभी सिर्फ 7 साल की है। इसका मतलब ये था कि ओकू के सदस्यों के पास खुद को तैयार करने के लिए अभी काफी समय था। अब आगे चलकर मात्सुशिमा और यूनोशिन की मुलाकात फुजिनामी से होती है, जो इस समय ओकू का इकलौता और सबसे ऊंचे दर्जे का पुरुष था।
अब किले से बाहर जाने के लिए मात्सुशिमा यूनिशिन को एक बेहद ही खतरनाक चेतावनी देता है कि अगर उसने ओकू और उसकी परंपराओं के बारे में बाहर की दुनिया में एक शब्द भी बोला तो ये चीज उसके लिए ठीक नहीं होगी, क्योंकि ओकू के रहस्य सिर्फ ओकू तक ही सीमित रहने चाहिए। इसके बाद यूनिशिन अपने चैम्बर में जाता है तो वहां मौजूद उसी के दर्जे के दूसरे पुरुष उसे देखते ही उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं। वो लोग यूनिशिन के हेयर स्टाइल और उसके कपड़े पहनने के तरीके का मजाक उड़ाते हैं। उन्हें लग रहा था कि यूनिशिन यहाँ टिक नहीं पाएगा, लेकिन यूनिशिन चुप बैठने वालों में से नहीं था। वो अपनी समुराई स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए उन्हें करारा जवाब देता है और साफ बता देता है कि ये हेयर स्टाइल एक समुराई के डिसिप्लिन की पहचान होती है। अब ओकू में अपने शुरुआती दिनों में यूनिशिन को बाकियों से कहीं ज्यादा घरेलू काम सौंप दिए जाते हैं, जैसे कि सफाई करना, सामान उठाना और हर तरह की जिम्मेदारियां जो आम तौर पर कोई भी नहीं करना चाहेगा। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि यूनिशिन इन सब चीजों को लेकर कभी भी शिकायत नहीं करता था। वो अपने हर काम को पूरी ईमानदारी और शांत स्वभाव के साथ पूरा करता है। वहीं काम के दौरान भी उसके दुश्मन उसे चैन से बैठने नहीं देते थे। या तो वो कभी उसका खाना ले जाते वक्त उसे लात मार देते या फिर उसे सजा के तौर पर कई दिनों तक उसे भूखा रखते। और फिर एक रात कुछ ऐसा होता है जो हालातों को और भी गंभीर बना देता है। रात को अचानक 3 ऊंचे दर्जे के पुरुष यूनिशिन पर हमला कर देते हैं। वो लोग उसकी मासूमियत और सुंदरता को गलत नजरिए से देखते हैं और अपनी सीमाएं पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि यूनिशिन सिर्फ दिखने में ही शांत था, जबकि हकीकत में वो एक शक्तिशाली समुराई था। यूनिशिन अकेले ही तीनों को धूल चटा देता है और उन्हें वहां से भगा देता है। इस घटना के बाद ये साफ हो जाता है कि यूनिशिन सिर्फ सहनशील ही नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर खुद की रक्षा करना भी उसे अच्छी तरह से आता है। अगले दिन यूनिशिन अपने एक साथी जिसका नाम सुगुशिस्ता था, उसे वो सारी बात बताता है जो उसके साथ बीती रात को हुई थी, जिस पर सुगुशिस्ता उससे कहता है कि पुरुषों का पुरुषों के साथ मिलन होना ये सब तो ओकू में बहुत आम बात है। वो ये उसे भी बताता है कि ओकू में कोई भी महिला नहीं है और चूंकि लेडी शोगुन अभी सिर्फ 7 साल की है तो पुरुषों के पास अपनी प्यास बुझाने का कोई और चारा नहीं है। वो आगे उसे बताता है कि अगर कोई आदमी ऊंचे दर्जे के पुरुषों के साथ अच्छे संबंध बना ले और उन्हें खुश कर दे तो उसके भी ऊंचे पद पर पहुंचने की संभावना काफी बढ़ जाती है। ये बात सुनते ही यूनिशिन को अंदर से घिन महसूस होती है, क्योंकि उसका मानना था कि ये लोग अपनी ताकत को एक दूसरे में उलझाकर सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं, जबकि किले के बाहर कुछ ऐसी महिलाएं भी थीं जिन्हें परिवार और जीवन की जरूरत थी। अगले सीन में किले के आसपास सफाई करते समय यूनिशिन को कहीं से डोजो प्रैक्टिस करने की आवाजें सुनाई देती है। जब वो दीवार की एक छोटी सी दरार से अंदर झांक कर देखता है तो वो उन लोगों की चालें और टेक्निक पर ध्यान देता है। फिर उसका समुराई मन खुद को रोक नहीं पाता और वो अपने हाथ में पकड़ी झाड़ू को ही हथियार बना लेता है और उससे अकेले ही डोजो की चालों का अभ्यास करने लगता है। लेकिन तभी फुजिनामी की नजर यूनिशिन पर पड़ जाती है, जो उसकी भरी चालें और आत्मविश्वास देखकर हैरान रह जाता है। फुजिनामी यूनिशिन को आदेश देता है कि वो अंदर आए और बाकी लोगों के साथ प्रैक्टिस में शामिल हो जाए, जिसके बाद फुजिनामी यूनिशिन की डोजो स्किल्स देखकर काफी इंप्रेस हो जाता है। हालांकि नियमों के मुताबिक यूनिशिन के दर्जे के लोगों को डोजो में अभ्यास करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन फिर भी फुजिनामी एक खास फैसला लेता है। वो नियम तोड़ते हुए यूनिशिन को ओकू के सबसे सफल डोजो फाइटर्स में से एक सोका के साथ मुकाबला करने की परमिशन दे देता है। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग यूनिशिन का मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा होता है कि जल्द ही यूनिशिन बुरी तरह से हार जाएगा। लेकिन जो होता है वो सबकी उम्मीदों के परे था, क्योंकि किसी ने भी सोचा नहीं था कि यूनिशिन बिना समय गवाए बस कुछ ही सेकंड्स में अपने जज्बे और टेक्निक से सोका को धूल चटा देगा। हालांकि हारने के बाद भी सोका अपनी अकड़ नहीं छोड़ता, क्योंकि वो यूनिशिन को नीचा दिखाता है और उसके डोजो टैलेंट को बेकार बताता है। अब रात को यूनिशिन की मुलाकात फिर से सुगुशिस्ता से होती है। इस बार बातचीत काफी गंभीर होती है। यहाँ यूनिशिन उसे बताता है कि उसे ओकू की व्यवस्था, यहाँ की सोच और यहाँ के लोगों का व्यवहार अंदर से गलत लगने लगा है, लेकिन सुगुशिस्ता एक अलग सच्चाई उसके सामने रखता है। वो उसे बताता है कि ओकू की वजह से ही आज वो अपने परिवार के लिए पैसा कमाकर किसी तरह अपना जीवन चला पा रहा है, जिसे सुनकर यूनिशिन को एहसास होता है कि हर किसी की कहानी अलग होती है और तभी वो खुद को सौभाग्यशाली मानता है कि वो एक ऐसे परिवार में जन्मा जहां उसे सहारा, समझ और साथ मिला।
ये पल यूनिशिन के सोचने के तरीके को धीरे धीरे बदलने लगता है। अगले ही दिन यूनिशिन द्वारा सोका को हराने की खबर पूरे ओकू में फैल जाती है। जो लोग कल तक यूनिशिन का मजाक उड़ा रहे थे, आज वही उसकी तारीफ करने लगते हैं और उसको सम्मान की नजरों से देखने लगते हैं। लेकिन ये सम्मान सोका के लिए अपमान था। इसलिए अब रात को फुजिनामी की नाराजगी झेल चुका सोका यूनिशिन के पास आता है और उसे दोबारा मुकाबले की चुनौती देता है। शुरुआत में यूनिशिन मना कर देता है, लेकिन ऊंचे दर्जे के पुरुष के आदेश के सामने वो विरोध नहीं कर पाता और आखिरकार लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद दोनों के बीच फिर से एक बेहद जबरदस्त मुकाबला होता है, लेकिन नतीजा वही रहता है। यूनिशिन एक बार फिर से जीत जाता है। सोका इस हार को सहन नहीं कर पाता और बुरी तरह से टूट जाता है, जिसके बाद वो खुद की जान ले लेता है। यूनिशिन इस स्थिति को देखकर गहरे सदमे में चला जाता है। अगले ही दिन कहानी में एक और बड़ा झटका तब लगता है जब 7 साल की लेडी शोगुन अचानक एक बीमारी के कारण ये दुनिया छोड़कर चली जाती है और अब उसकी जगह एक नई सख्त लेडी शोगुन सत्ता संभालती है। इस नई शोगुन की देश के भविष्य को लेकर बिल्कुल साफ सोच थी। वो ऐशो आराम से ज्यादा देश की अर्थव्यवस्था, विकास और सुधार पर ध्यान देना चाहती थी। अब सत्ता में आते ही वो एक ऐसी महिला जो सिर्फ सुंदर कपड़े पहनने और हर समय सजने संवरने की सलाह दे रही थी, वो उसे तुरंत उसके पद से हटा देती है। नई शोगुन का मैसेज साफ था, अब सत्ता सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बल्कि देश को आगे बढ़ाने के लिए होगी। कुछ समय बाद नई शोगुन आम लोगों के असल हालात जानने के लिए भेष बदलकर शहर का दौरा करती है। यहाँ वो एक चौंका देने वाला सच देखती है कि कई पुरुषों को जबरन कैद में रखा जा रहा है और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ये दृश्य शोगुन को अंदर तक झकझोर कर रख देता है और उसे समझ में आ जाता है कि देश में सुधार की कितनी सख्त जरूरत है। उधर ओकू में माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। नई शोगुन के आने की खबर सुनते ही वहां मौजूद पुरुषों में उत्साह की एक लहर जाग जाती है। वो सब लोग खुद को तैयार करने लगते हैं ताकि वो एक दूसरे से बेहतर दिखे और लेडी शोगुन का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। लेकिन नियम साफ था, सिर्फ ऊंचे दर्जे के पुरुषों को ही शोगुन के सामने पेश होने की इजाजत थी, जिस वजह से यूनिशिन को लगता है कि उसके पास शोगुन से मिलने का कोई मौका नहीं है। लेकिन किस्मत उसी रात पलट जाती है जब फुजिनामी यूनिशिन को अपने पास बुलाता है और उसकी मेहनत और काबिलियत देखकर उसे ऊंचे पद पर प्रमोट कर देता है। अब यूनिशिन भी बाकियों की तरह रानी की सेवा करने योग्य बन जाता है। इसके बाद इवेंट के लिए कपड़े फाइनलाइज करते समय यूनिशिन की मुलाकात दर्जी साकवा से होती है। यूनिशिन भारी डिजाइन और चमकीले रंगों की जगह सिंपल कपड़ों को चुनता है। साकवा पूरी मेहनत और लगन के साथ यूनिशिन के लिए एक बेहद खूबसूरत ड्रेस तैयार करता है। उसके काम से खुश होकर यूनिशिन उसे कुछ कीमती देना चाहता था, लेकिन उसके पास धन्यवाद कहने के अलावा और कुछ भी नहीं था। इसके बाद कहानी उस दिन पर पहुंच जाती है जब ओकू के सभी ऊंचे दर्जे के पुरुष नई लेडी शोगुन के स्वागत के लिए इकट्ठा होते हैं, जहां बाकी के सभी पुरुष चमकीले रंगों और भारी डिजाइनों वाले कपड़ों में सजे हुए थे। वहीं यूनिशिन सादे काले कपड़ों में बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था। यहाँ बैठे सभी लोग उसकी सादगी का मजाक उड़ाते हैं और उसे कमजोर समझते हैं। अब कुछ ही देर में लेडी शोगुन यहाँ पहुंच जाती है। उसके आते ही यहाँ मौजूद सभी पुरुष सम्मान में अपना सर नीचे कर लेते हैं। फिर तभी चलते चलते अचानक लेडी शोगुन का पैर अपने ही कपड़ों में फंस जाता है और वो हल्का सा लड़खड़ा जाती है, जिसे देखकर कोई पीछे से हंस देता है। यह हंसी की आवाज सुनकर लेडी शोगुन वहीं रुक जाती है और पीछे मुड़कर गुस्से में पूछती है कि कौन हंसा। इस पल सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। तभी बगल में बैठे व्यक्ति को बचाने के लिए यूनिशिन आगे बढ़ता है और अपने आप को गोल्डी ब्रार समझकर काम की जिम्मेदारी लेता है। ये देखकर लेडी शोगुन पूरी तरह से हैरान रह जाती है। वो यूनिशिन के पास आकर उसकी सिंपल ड्रेस और मासूम चेहरे को ध्यान से देखती है। इसके बाद वो उससे उसका नाम पूछती है। यूनिशिन की सच्चाई और उसका साहस लेडी शोगुन को बहुत इम्प्रेस कर देता है और फिर सबको चौंकाते हुए लेडी शोगुन यूनिशिन को अपने चेम्बर में आने को कहती है। ये पल पूरे ओकू की दिशा बदलने वाला साबित होता है, क्योंकि यूनिशिन को कुछ समय पहले तक कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा था। अब वही लेडी शोगुन की नजरों में आ चुका था। अगली रात जब पूरा ओकू हैरानी में डूबा हुआ था, तभी यूनिशिन फुजिनामी से मिलता है, जहां वो उसे बताता है कि पहला इंसान जो लेडी शोगुन के साथ रात बिताता है वो कोई आम इंसान नहीं होता है। उसे सीक्रेट स्वयं का नाम दिया जाता है और इस परंपरा के मुताबिक उस व्यक्ति को उस रात के बाद अपनी जिंदगी खत्म करनी होगी, यानी अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। इतना ही नहीं, फुजिनामी उसे ये भी बताता है कि लेडी शोगुन के साथ सोना एक गंभीर अपराध माना जाता है और इस काम को करने वाले को सीक्रेट तरीके से खतरनाक सजा भी दी जाती है। हालांकि इस बलिदान के बदले
यूनिशिन के परिवार को एक बहुत बड़ी धनराशि दी जाएगी ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रह सके। ये सब सुनकर यूनिशिन एक पल के लिए सन्न रह जाता है। वो जानता है कि अब उसके सामने जो रास्ता है वो आसान नहीं है, लेकिन ये फैसला उसके परिवार की जिंदगी बदल सकता है। आखिरकार पूरी गंभीरता से सोचने के बाद यूनिशिन अपने भाग्य को स्वीकार कर लेता है और लेडी शोगुन के बुलावे पर उसके पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। ये फैसला ना सिर्फ उसकी जिंदगी बल्कि पूरे ओकू के भविष्य को हिलाकर रख देने वाला था। उसी समय लेडी शोगुन को भी इस खतरनाक रस्म के बारे में बता दिया जाता है। ये सच जानकर वो पूरी तरह हैरान रह जाती है और कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ फुजिनामी और मात्सुशिमा एक बोर्ड गेम खेलते हुए आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। उनकी बातें सुनकर एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। दरअसल योसिन को जानबूझकर सीक्रेट स्वान चुना गया था क्योंकि फुजिनामी और मात्सुशिमा यूनिशिन को अपने लिए एक बड़ा खतरा मानने लगे थे। उसकी काबिलियत, उसका साहस और लेडी शोगुन का उस पर ध्यान, इन सब चीजों ने उन्हें डरा दिया था। इसलिए उन्होंने मिलकर यूनिशिन को रास्ते से हटाने की साजिश बनाई थी। मात्सुशिमा का इरादा साफ था, यूनिशिन के जाने के बाद वो खुद लेडी शोगुन को इम्प्रेस करेगा और उसके बच्चों का पिता बनेगा। ये पूरा खेल पावर, जलन और स्वार्थ से भरा हुआ था। दूसरी ओर इन साजिशों से अनजान यूनिशिन अकेले बैठकर ओनुबु के बारे में सोचता है और खुद को मानसिक रूप से आने वाली रात के लिए तैयार करता है। उसे नहीं पता कि जिस रास्ते पर वो चल रहा है वो सिर्फ एक परीक्षा ही नहीं बल्कि उसे एक बलिदान की ओर भी ले जा रहा है। इसके बाद यूनिशिन अपनी साफ सफाई करके सज धज कर लेडी शोगुन के कमरे की ओर बढ़ता है। कुछ ही देर में लेडी शोगुन यहाँ पहुंचती है और ये दोनों आपस में बातचीत शुरू करते हैं, जिसमें वो यूनिशिन से उसका असली नाम पूछती है। साथ ही वो अपना नाम नोबु बताती है। तभी यूनिशिन को अचानक एहसास होता है कि लेडी शोगुन का नाम उसकी बचपन की दोस्त ओनुबु के नाम जैसा है। यूनिशिन की आंखें भर आती हैं। वो खुद को खुशनसीब मानता है कि उसे अपनी आखिरी रात किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बिताने को मिल रही है जिसका नाम उसके बचपन की यादों से जुड़ा है। अगले दिन की सुबह यूनिशिन को बताया जाता है कि उसने लेडी शोगुन को खुश करने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन उसका बलिदान अभी पूरा नहीं हुआ था। उसके बाद हम उसे उस दिन के लिए तैयार होते हुए देखते हैं जब उसे फांसी दी जाएगी। जल्दी एक ऑफिसर यूनिशिन के सामने तलवार लेकर आता है और उसे खत्म कर देता है। इस घटना के बाद साकवा और सुगुशिस्ता यूनिशिन की मौत के गहरे दुख में डूब जाते हैं। वहीं दूसरी ओर यूनिशिन का परिवार एक बड़ी धनराशि और एक शोक संदेश प्राप्त करता है जिसमें लिखा होता है कि यूनिशिन एक बीमारी के कारण मारा गया। फिर कहानी कुछ हफ्ते आगे बढ़ती है जहां हम ओनुबु को यूनिशिन के मकबरे पर फूल चढ़ाते हुए देखते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ओनुबु अब भी यूनिशिन से प्यार करती है और उसे भूल नहीं पाई है। अचानक ओनुबु अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए यूनिशिन को जिंदा अपने सामने देखती है, जिसके बाद यूनिशिन खुलासा करता है कि लेडी शोगुन सच में दयालु और अच्छी थी क्योंकि उसने एक सीक्रेट आदमी भेजा था जिसने उसे फांसी से बचाकर ओकू से मुक्त कर दिया ताकि वो स्वतंत्र रहकर अपना जीवन जी सके। ये सुनकर ओनुबु खुश हो जाती है। वो यूनिशिन की ओर तेजी से दौड़ती है और उसे कसकर गले लगाती है। साथ ही वो उससे वादा करवाती है कि अब वो कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। इस बीच लेडी शोगुन का भी फैसला आता है। वो सभी पुरुषों को ओकू से मुक्त कर देती है ताकि वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सके और देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला बोझ भी कम हो। वो आगे कहती है कि ये पुरुष अब दूसरी महिलाओं की मदद कर सकते हैं और उन्हें बच्चों के माध्यम से जीवन देने का मौका दे सकते हैं। साथ ही शोगुन शुरुआत में उन्हें कुछ पैसे देने का ऐलान भी करती है। और इसी के साथ हमारी कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप यूनिशिन या लेडी शोगुन की जगह होते तो आप क्या करते कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल फिल्म एडिक्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।